हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो है 26 तारीख है, ठीक है, 26 दिसंबर है। और आज हम दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है उसकी एनालिसिस देखने वाले हैं, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक। तो दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक ना दोस्तों। तो आइए देरी ना करते हुए दोस्तों क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक ना, कि आज किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है, ठीक ना। ऐसा प्रश्न था कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है। तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं दोस्तों, देखिए ऑप्शन है गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक ना, और कौन है देख लीजिए, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बनवारी लाल पुरोहित और आसीम कुमार घोष। तो यहाँ पर जो हरियाणा के राज्यपाल हैं वो आसीम कुमार घोष हैं, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और ये बने कब थे, ये 21 जुलाई 2025 को प्रोफेसर जो है आसीम कुमार घोष ने हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में क्या है शपथ ली। शपथ इनको कौन दिलाता है, ये जो है हरियाणा के मतलब जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश सील नागू ने इन्हें राजभवन में आयोजित एक समारोह में यह की शपथ जो है दिलाई है, ठीक ना। और देखिए इस पद पर इन्होंने बंडारू दत्तात्रेय का स्थान लिया है, ठीक ना, यानी इसके जो पहले राज्यपाल थे, ठीक ना। प्रोफेसर घोष एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और अनुभवी राजनेता, लगभग 4 दशकों तक कोलकाता के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में राजनीति विज्ञान और प्रमुख विभाग के प्रमुख रहे हैं, ठीक। और कि देखिए उन्होंने शैक्षणिक अनुसंधान और राजनीतिक विमर्श में सक्रिय योगदान दिया है, ठीक ना। उन्होंने यूजीसी और ICSSR परियोजनाओं पर काम किया और प्रमुख प्रकाशनों में कई लेख लिखे हैं, ठीक ना। तो आइए दोस्तों हम जो है, क्योंकि यहाँ राज्यपाल से संबंधित जो है प्रश्न आ रहे हैं, तो जो कि ये प्रश्न 21 जुलाई, क्योंकि ये वर्तमान में ये 2025 में बने हुए थे, तो ये प्रश्न जो है करंट का था, ठीक ना। तो आइए जो 2025 में जितने भी राज्यपाल नियुक्त हुए हैं उनको हम देख लेते हैं, ताकि अगर अब दोबारा प्रश्न पूछे तो हम उसको कर सकें, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये राज्य है और ये राज्यपाल का नाम और प्रभार और कार्यकाल, ठीक ना। देखिए जो बिहार के अभी बने, बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, ठीक ना, वर्तमान वो मतलब 2025 में बने, 2 जनवरी 2025 को उन्होंने शपथ ली, ठीक ना। और देखिए मणिपुर के कौन है, अजय कुमार भल्ला, इन्होंने 3 जनवरी 2025 को शपथ ली, ठीक ना। और केरल के, ठीक ना, राजेंद्र आर्लेकर, ठीक ना, इन्होंने 2 जनवरी 2025 को शपथ ली। और मिजोरम के वीके सिंह है, ठीक ना, मिजोरम के राज्यपाल कौन है, वीके सिंह, 16 जनवरी 2025 को इन्होंने शपथ ली है। गोवा के कौन है, तो गोवा के हैं अशोक गजपति राजू, ठीक ना, अशोक गजपति राजू, जिन्होंने 26 जुलाई 2025 को शपथ ली है, ठीक ना। हरियाणा के आसीम कुमार घोष, अभी जिसको हमने बताया कि इन्होंने 21 जुलाई 2025 को शपथ ली, ठीक ना। महाराष्ट्र के कौन है, तो ये आचार्य देवव्रत है, ठीक ना, सितंबर 2025 को इन्होंने शपथ ली है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए क्योंकि अभी वर्तमान में है तो ये भी पूछ सकता है, ठीक। और देखिए उत्तर प्रदेश के कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि वर्तमान में है अभी, ठीक ना। और देखिए मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, ठीक ना, 8 जुलाई 2021 को ये बने हुए थे। और पश्चिम बंगाल के कौन है, CV आनंद बोस, इन्होंने 23 नवंबर 2022 को बने थे, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है भारत में जूट उद्योग का जो मुख्य केंद्र कौन सी नदी बेसिन है, ठीक ना। तो ऐसा प्रश्न था, तो ऑप्शन है आपके सामने गंगा, हुगली और ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका जो सही ऑप्शन था दोस्तों वो था हुगली नदी, ठीक ना। जो भारत में जूट उद्योग का मुख्य केंद्र है वो किस नदी पर है, वो तो हुगली नदी बेसिन पर है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए पश्चिम बंगाल जूट का मूल स्थान है, ठीक ना। यह जूट फाइबर की सबसे अधिक गांठों का उत्पादन होता है, ठीक। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी क्षेत्र बिहार और उड़ीसा भी जूट के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। इस प्रकार कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो पाता है, ठीक ना। और देखिए जूट की अतिरिक्त आवश्यकता बांग्लादेश से आयात द्वारा पूरी की जाती है, ठीक ना। तीसरा क्या है कि गंगा बेसिन के निचले हिस्से की घनी आबादी वाला
क्षेत्र सस्ता श्रम प्रदान करता है। ठीक। और क्या है, यह उद्योग बड़ी मात्रा में पानी का उपयोग करता है जो हुगली नदी से आसानी से उपलब्ध है। ठीक ना। और कोलकाता भूमि और जल दोनों प्रकार के परिवहन का अच्छा नेटवर्क है। यह नदियों, नहरों, रेल और सड़कों के माध्यम से परिवहन की सुविधा है। ठीक ना। और कि कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और एक बड़े बंदरगाह ने भी सामग्री के परिवहन में सहायता की है। ठीक ना। और रानीगंज और आसनसोल की कोयला खदानें कोलकाता में इस उद्योग को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करती है। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए। अगला प्रश्न जो है दोस्तों पूछा गया था कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक ना। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए थे, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और क्या है, महानदी। ठीक ना। तो जो है दोस्तों इसका जो सही उत्तर था वो कृष्णा नदी था। इसका ऑप्शन बी ऑप्शन जो है करेक्ट था। ठीक। तो आइए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह गुंटूर जिले आंध्र प्रदेश और नलकोंडा, ठीक ना, नलकोंडा जिले तेलंगाना के बीच में क्या है, स्थित है। इसका निर्माण जो है 1955-1967 के बीच में किया गया था। ठीक ना। और क्या है, बांध की गोदावरी पेन्ना नदी को जोड़ने वाली परियोजना के लिए एक लिंक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ठीक। और क्या है कि विवरण के अनुसार देखिए, नागार्जुन सागर बांध परियोजना के भाग के रूप में 400 किलोमीटर नहर के साथ सोमशिला बांध से कृष्णा नदी और पेन्ना नदी को जोड़ेगा। ठीक। भविष्य में जल विद्युत उद्देश्यों के लिए दोनों नदियों के पानी को मोड़ने के लिए 700 TMC क्षमता वाले जलाशय के साथ पलनाडु सागर बांध बनाया जाएगा। ठीक। और क्या है कि फरवरी 2020 में भारत सरकार ने नदियों को जोड़ने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR तैयार की है। ठीक। अगला प्रश्न जो आया दोस्तों कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान यानी लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ठीक ना। तो आपसे ये पूछा गया था, यानी मिनी संविधान, लघु संविधान के नाम से कीजिए। तो आपके सामने ऑप्शन थे दोस्तों कि 44वां, ठीक ना, 42वां, 24वां और 73वां। तो इसका जो सही उत्तर था दोस्तों वो था ऑप्शन नंबर बी, क्या, 42वां संविधान संशोधन जो है एक लघु संविधान, इसमें कई अमेंडमेंट हुए थे। ठीक ना। आइए देखते हैं कि 1976 ये जब कौन थी, जब क्या है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक ना। तभी ये संशोधन हुए। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक है। ठीक ना। इसे तत्कालीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक ना। इस अधिनियम के द्वारा क्या है, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में किए गए असंख्य संशोधनों के कारण इसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 42वां जो संविधान अधिनियम है, ठीक ना, जिसे संशोधन 1976 का संविधान अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो आया दोस्तों वो था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक ना, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक ना। तो उन्होंने किसे कहा है, आर्टिकल जो है आपके सामने ऑप्शन थे 14, 19, 21, 32। तो उन्होंने 32 जो आर्टिकल है उसे क्या है, यह संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। क्यों कहा है, इससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अपने जब उनके मौलिक कर्तव्यों का हनन हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक ना। तो क्या अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा था। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार के परिवर्तन, ठीक ना, के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। ठीक। स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था केवल मौलिक अधिकारों की घोषणा करना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र यानी इफेक्टिव मशीनरी होना आवश्यक है। अनुच्छेद 32 यही तंत्र प्रदान करता है, इसके बिना संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। ठीक ना। और यहाँ अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार भी देता है। ठीक ना। जैसे आप लोग इसको रिट देख लेना। रिट 5 प्रकार की रिट कौन है, बंदी प्रत्यक्षण, ठीक ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक ना, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छ। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक ना, कि ये भी पूछेगा कि निम्न में से कौन सा रिट नहीं है। ठीक ना। तो ऐसा प्रश्न आएगा जरूर, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न था कि भारतीय दंड संहिता यानी IPC जिसे कहते हैं इंडियन
पिनल कोड, ठीक ना, का मसौदा 1837 में किसने तैयार किया था? तो दोस्तों इसने जो है मैकाले ने, ठीक ना। अब आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए कौन था। लिखा विलियम वेंडरबर्न्स, थॉमस बेम्बिंगटन, मैकाले, ठीक ना, और मारिस लिनफोर्ड गियर, सर हेनरी मैकमोथ। यहाँ पर मैकाले दिया है ना, तो इसका जो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, ये देखिए ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए थॉमस लिखा है बेम्बिंगटन मैकाले ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली का उद्घाटन किया और भारतीय न्याय शास्त्र पर एक आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने एक दंड संहिता यानी आईपीसी का मसौदा तैयार किया, जो बाद में भारतीय आपराधिक कानून का आधार बन गया, ठीक ना। और आज जो है आईपीसी जो है वो बीएनएस के नाम से जानी जाती है, ठीक ना। आईपीसी को के स्थान पर बीएनएस लाया गया है। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप 1835 में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया, ठीक ना। 1837 में भारतीय परिषद के गवर्नर जनरल को प्रस्तुत किया गया था, ठीक ना। ये लागू कब किए गए? 1860 ईस्वी में। ये लागू किसके स्थान पर ये लागू किया गया था दोस्तों? तो ये मतलब जो ये आईपीसी जो है का आज जो नया रूप है वो क्या है? बीएनएस है, ठीक ना। कौन है? बीएनएस। जो पहले था वो आईपीसी था, ये 2023 में इसको आईपीसी में सुधार करके इसको जो है भारतीय न्याय संहिता बनाया गया, ठीक ना। अगला जो प्रश्न दोस्तों वो होता है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावत भाटा, ठीक ना, राजस्थान के किस जिले में है? तो ऐसा क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या है? जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है, ठीक ना, और क्या है? कोटा है। कौन है? कोटा है, बीकानेर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? चित्तौड़गढ़, ठीक ना। कौन है? चित्तौड़गढ़। तो आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक ना। अब देखिए कि राजस्थान में स्थित रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक ना। और इसे कनाडा सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था और यह भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ठीक ना। और क्या भारत का पहला प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र 1969 में स्थापित हुआ, ठीक। और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी 1240 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु संयंत्र है। और तारापुर देखिए, जो तारापुर है, तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। तो ये सभी ऑप्शन है उसके, ठीक है, का एक्सप्लेनेशन था। अगला प्रश्न जो है दोस्तों ये कंप्यूटर से आया हुआ था कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की का क्या कार्य है, ठीक ना। आपके सामने ऑप्शन थे, देख लीजिए। टू ओपन द फाइंड डायलॉग बॉक्स यानी फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए है, ठीक ना, ये ऑप्शन थे। और बी ऑप्शन क्या था आपके पास कि डायलॉग बॉक्स रिप्लेस टैब के साथ खोलने के लिए, नहीं कहें टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, ठीक ना, ऐसा ऑप्शन था। और अगला सी ऑप्शन था कि हाइपर लिंक डालने के लिए। और डी ऑप्शन था आपके पास टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर बी था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसका 20 करेक्ट था। कौन वाला? ये वाला कि डायलॉग बॉक्स रिप्लेस टाइप के साथ खोलने के लिए, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आया था कि उत्तर भारत में महिला साक्षरता दर कम होने का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या पूछ रहा? नहीं है, ठीक ना। और आपके सामने ऑप्शन है आर्थिक स्थिति और गरीबी, ठीक, ये ऑप्शन था। पितृसत्तात्मक सामाजिक रीतियाँ, ठीक ना। और महिलाओं के में शिक्षा के प्रति रुचि कमी, और क्या था? और जो है सुरक्षा चिंताएं और सुरक्षा संबंधी चिंताएं और स्कूलों की दूरी, ठीक ना। तो इसमें जो है जो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया ना महिलाओं की शिक्षा के प्रति रुचि कम, नहीं, शिक्षा की जो महिलाओं के प्रति शिक्षा की रुचि कम क्यों होगी? क्योंकि वो पढ़ना तो वो भी चाहेंगी ना। तो क्योंकि उनको पढ़ाया ही नहीं जा रहा तो शिक्षा की रुचि वाली तो कोई बात ही नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वही करेक्ट हो, क्योंकि ये कारण नहीं हो सकता, ठीक ना। ये अब दोस्तों इसका देखो एक्सप्लेनेशन देखिए। उत्तर भारत में जो महिला साक्षरता कम होने का मुख्य कारणों में से गरीबी, इकोनॉमिक्स और पुरुष प्रधान समाज शामिल है, जहां लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि महिलाओं को में शिक्षा के प्रति रुचि की कमी कोई वास्तविक कारण नहीं है। अवसर मिलने पर महिलाएं शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं।
आज जो कि देख रहे हैं वर्तमान में, कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुधारों के माध्यम से इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में मंगल कुली त्यौहार होली के रूप में मनाया जाता है, ऐसा ऑप्शन क्वेश्चन आया था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन थे पश्चिम बंगाल यानी, और बी ऑप्शन था क्या, उड़ीसा, आसम और बिहार। तो ठीक ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो कौन, उड़ीसा था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए लठमार जो होली होती, दो होली जो है लठमार होली, वो कहाँ होती, बरसाना में, ठीक ना। महिलाएं लाठियों से, पुरुषों ढालों से बचाव करते हैं, ठीक ना। राधा कृष्ण की लीलाओं से ये क्या है, प्रेरित है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ब्रज की होली, मथुरा और वृंदावन भक्ति रंग और कृष्ण राधा की लीलाओं का उत्सव, ठीक ना, ये यहाँ पर है। और देखिए दोल यात्रा, बसंत उत्सव, शांति निकेतन संगीत नृत्य और रंगों के साथ संस्कृति होली। रंग पंचमी जो है महाराष्ट्र में, यानी जो रंग पंचमी जो है ये होली के रूप में कहाँ मनाई जाती है, क्योंकि जो महाराष्ट्र की जो होली है उसे रंग पंचमी कहते हैं, ठीक ना। तो ये कहने का तात्पर्य है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पीबी यानी ट्रिपल बीपी योजना की 10वीं वर्षगांठ के समारोह का अनावरण किसने किया। आपके सामने ऑप्शन दिए हैं नरेंद्र मोदी, ठीक ना, ए है अन्नपूर्णा देवी, द्रौपदी मुर्मू और अमित शाह, ठीक ना। ये आपके सामने ऑप्शन है। आइए देखते हैं। 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक ना, की योजना 10वीं वर्षगांठ के समारोह का अनावरण जो है केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, ठीक ना, जेपी नड्डा और केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त रूप से किया है, इसको किया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए वो होगा कौन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, अन्नपूर्णा देवी। और देखिए यह उद्घाटन समारोह नई दिल्ली में, यह भी पूछ सकता है ये कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ, नई दिल्ली में, ठीक ना, विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। तो आप लोग कोई भी समारोह या उद्घाटन, कोई भी स्कीम चल रही तो उसका कहाँ पर वो उद्घाटन हुआ है और किस डेट को हुआ है, तो आप लोग और किसने किया है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इस अवसर पर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर भी मौजूद थी, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों कि पद्म निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का एक घटन है। पद्म तो ये किसका है, आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। देखिए ऑप्शन है कि कथक, उड़ीसी भरतनाट्यम, कथकली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो भरतनाट्यम है, ठीक ना, इसमें पद्म का यूज होता है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए पद्म यानी दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का एक हिस्सा है, विशेष रूप से भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का है। यह एक, क्योंकि देखिए ऑप्शन में केवल कुचिपुड़ी नहीं था तो इसलिए भरतनाट्यम था तो हमने भरतनाट्यम को लगा, अगर कुचिपुड़ी होता तो फिर हम कुचिपुड़ी को लगाते, ठीक ना। ऐसा नहीं होगा कि दोनों आएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। यह एक धीमी गति वाली रचना है जो आध्यात्मिक संदेशों एवं भक्तिपूर्ण प्रार्थना के भावनात्मक अभिनय अभिव्यक्ति पर महारत हासिल करने वाली जानी जाती है, जहाँ नर्तक चेहरे के भावों और हाथ के इशारों के माध्यम से भावनाओं और कहानियों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था क्षुद्र ग्रह पट्टी और सौरमंडल का एक क्षेत्र किन दो ग्रहों के बीच, कक्षाओं के बीच में है। दोस्तों इसको हम कल वाली वीडियो में जो है जब ये यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक ना, तो वहाँ पर बताए थे कि किन दोनों के मध्य है। तो ये जो है जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी होती दोस्तों वो होती मंगल ग्रह, ठीक ना, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है, किसके, मंगल यानी और बृहस्पति के बीच में। तो अब देखिए ऑप्शन में कौन है, मंगल और बृहस्पति। यहाँ पर देखिए पहला क्या, पृथ्वी और मंगल, दूसरा मंगल और बृहस्पति। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देख लीजिए क्षुद्र ग्रह जो पट्टी सौरमंडल का वह क्षेत्र जहाँ मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में स्थित है और चट्टानी धात्विक पिंड क्षुद्र सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जो सौरमंडल के निर्माण में बचे हुए टुकड़े और एक ग्रह नहीं बन पाए, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्राचीन भारत में 16 राज्यों को किस नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों उससे जाना जाता है क्या? ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन क्या था? जनपद। नहीं, जनपद तो नहीं है। साम्राज्य, ये भी नहीं है। महाजनपद, हाँ आपने पढ़ा होगा इतिहास में 16 महाजनपद, तो किसको नाम से 16 महाजनपद के नाम से जाना था, ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका देखो एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। प्राचीन भारत के 16 बड़े राज्यों और गणराज्यों को महाजनपद कहा जाता था, जो छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान अस्तित्व में थे, और जिनमें मगध, कोसल, अवंती और वत्स जैसे प्रमुख राज्य शामिल थे, जैसा कि बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय में उल्लेखित है, जिसमें से मगध जो है सबसे बड़ा राज्य था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? देखिए संवैधानिक, यहाँ पर देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो संविधान में ना दिया गया हो वो संवैधानिक निकाय नहीं होगा, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा भारत का चुनाव, भारत का चुनाव आयोग, क्योंकि चुनाव जो है वो संविधान में दिया, तो ये सही है, ठीक ना। और क्या संघ लोक सेवा आयोग, ये भी दिया, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, ये देखिए ये संवैधानिक है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। और देखिए सी दिया वित्त आयोग, ठीक ना। और क्या दिया है? नीति आयोग। देखिए वित्त आयोग तो है, वित्त आयोग तो संवैधानिक है, लेकिन नीति आयोग तो अभी 2015 में बनाया गया, वो 2014 में, 2015 में, ठीक ना, बनाया गया था। तो ये जो है, तो ये जो है दोस्तों, ये 2015 में बनाया गया कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर, ठीक ना। पंचवर्षीय योजनाएं जो शुरू में आप लोग पंचवर्षीय योजना पढ़ते थे, उनको ख़त्म करके यहाँ पर क्या नीति आयोग बनाया गया, ठीक ना। अब देखिए स्पष्टीकरण देख लीजिए, यहाँ पर लिखा नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत सरकार के कार्यकारी निर्णायक द्वारा स्थापित थिंक टैंक है। इसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, जबकि अन्य विकल्प चुनाव आयोग, यूपीएससी और वित्त आयोग सीधे संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित किए गए हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बैंकिंग और परिवहन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो देखिए बैंकिंग, देखिए यहाँ पर लिखा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन है, ठीक ना। तो ये जो है बैंकिंग वाला जो है तृतीय क्षेत्र नहीं, ठीक ना, ये सेवा क्षेत्र कहलाता है, ठीक ना। तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाता है, तो इसमें आता है, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा। और देख लीजिए इसका जो थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कृषि, यानी जहाँ पर चीज़ें क्या हो, उत्पादित होती, उत्पादन होता है जहाँ पर, यानी रॉ मटेरियल कहें, तो वो क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, उसका क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पर जैसे मान लीजिए सेब जहाँ पर उत्पादन करते हैं किसान लोग, वो तो हुआ प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि वहाँ पैकिंग जहाँ होती है, यानी पैक करके फिर कहीं पर लाए जाते हैं, वो होता है क्या? द्वितीय क्षेत्र, ठीक ना। और जहाँ पर जब ले जाया जाता है कहीं पर, तो वो सेवा क्षेत्र हो जाता है। जैसे अब मतलब सेब कहीं पर उत्पन्न, मतलब पेड़ लगाया गया और उसमें से निकला, तो ये जो हुआ, ये कौन क्षेत्र हुआ किसान वाला, जो ये हुआ प्राथमिक क्षेत्र। अब जो वहाँ पर पैकिंग हुई सेब की, ठीक ना, वहाँ पर स्टिकर वगैरह लगाते हैं ना, तो ये कौन क्षेत्र हुआ? तो ये हुआ आपका द्वितीय क्षेत्र, यानी मैन्युफैक्चरिंग हुई, उद्योग का निर्माण का कारण, ठीक ना। और जहाँ पर अब उसको जहाँ पर बेचा जाएगा, परिवहन से लाया जाएगा, ठीक ना, और बेचने वाला, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये बैंकिंग है, शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, ये सभी किससे? तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र कहलाता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, 1947, 1950, 1951, 1955। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, 1951 से 1956 तक, ठीक ना। अगला देखिए और महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए इसके। देखिए 1951 से 1956 तक नीति आयोग के अनुसार यह योजना मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर थी, क्योंकि अब यहाँ पर दिखा नीति आयोग के अनुसार, क्योंकि जो पंचवर्षीय योजना आज के समय में नीति आयोग के नाम से जानी जाती है, ठीक ना, इसीलिए। तो आप लोग याद है, ये किस मॉडल पर आधारित? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और द्वितीय जो पंचवर्षीय है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो आप लोग याद रखना, महालनोबिस मॉडल पर आधारित है।
उद्देश्य क्या, विभाजन के कारण में हुई खाद्यान्न की कमी को दूर करना और कृषि विकास को प्राथमिकता देना। तो आप लोग याद रखिए जो है दोस्तों, क्योंकि यह पंचवर्षीय योजना से 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए, जितनी भी पंचवर्षीय योजना सभी को पढ़ लेना, ठीक ना। प्रस्तुत करता है, इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पेश किया था, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय नियोजन प्रणाली में रोलिंग प्लान, ठीक ना, ये देख लीजिए। अब यहाँ से फिर प्रश्न बन गया, 1978 और से 80 क्यों लागू किया गया था, ठीक ना, ये ऐसा था। तो इसके ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन थे, निश्चित नियोजन मॉडल को एक लचीले मॉडल से बदलने के लिए जिसे वार्षिक रूप से संशोधित किया जा सके, ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन है, विशेष रूप से भारी उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक। और सी ऑप्शन क्या है, बिना किसी बदलाव के 10 साल की दीर्घकालिक योजना लागू करने के लिए। और डी ऑप्शन है, नेहरू जो है महालनोबिस मॉडल का सख्ती से पालन कर। देखिए ये तो हो नहीं सकता, क्यों, ये तो दूसरा है, ठीक ना। दूसरा द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 56 के बाद क्या 61 तक चली थी, तो ये है नहीं, ठीक ना। और क्या है, बिना किसी बदलाव के 10 साल की दीर्घकालिक योजना, ये 5 साल की, तो 10 साल की तो हो ही नहीं सकती, ये भी गलत है। और देखिए क्या है, विशेष रूप से भारी उद्योगों का विकास, देखिए भारी उद्योगों का जो विकास हुआ वो द्वितीय पंचवर्षीय में हुआ, ठीक ना। तो ये भी ऑप्शन गलत है। और ये पहला क्या, निश्चित नियोजन मॉडल को एक लचीले मॉडल से बदलने के लिए जिसे वार्षिक रूप से संशोधित किया, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो जनता सरकार ने, अब देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जनता सरकार ने 1977-78 ईस्वी में 5वीं पंचवर्षीय योजना को अस्वीकार कर दिया था, ठीक ना। और क्या हुआ, फिर एक नई 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू की जिसे रोलिंग प्लान 1978-80 इसके रूप में जाना जाता है। तो आप लोग, जिसमें क्या हुआ कि देखिए भारत में रोलिंग प्लान की योजना को डीटी लकड़वाला को लागू करने के लिए श्रेय दिया जाता है। 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी जी देसाई प्रधानमंत्री बने, ठीक ना। अब देखिए 6ठी योजना को कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा समय से पहले समाप्त कर दिया गया था, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी शैली दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत की एक प्रमुख रचना शैली थी। तो दोस्तों जो है इसमें का ऑप्शन जो है वो नहीं मिल पाया था, ठीक ना। तो ऐसे एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली दक्षिण भारतीय संगीत से एक प्रमुख रचना की शैली नहीं है, ठीक ना, ऐसा प्रश्न आया था। तो आप लोग देख लेना, ठीक ना इसका। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आयु वर्ग कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 किस तारीख को आयोजित होने वाली है। आपके सामने ऑप्शन है 10 से 12 जनवरी, ठीक ना, 5 से 7 मार्च, 15 से 18 फरवरी, 20 से 22 मार्च, ठीक ना। देखिए तो ये है दोस्तों जो है, देखिए भारत में राष्ट्रीय आयु वर्ग कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो है 2024-25 का आयोजन 25 दिसंबर 24 से 4 जनवरी तक 2025 तक किया गया था, ठीक ना। और देखिए विवरण थोड़ा देख लीजिए। आयोजन कहाँ हुआ, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंदौर स्टेडियम में, आर्ट लाइन्स सूरत गुजरात में, ठीक ना। आयोजक क्या है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक। अनुशासन देखिए इसमें क्या है कि इसमें कलात्मक जिम्नास्टिक के साथ साथ रिदमिक, ट्रायपोलिन, टम्बलिंग और एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक की स्पर्धाएं भी शामिल थी, ठीक। और क्या है कि इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 के लिए अन्य प्रमुख राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तारीखें इस प्रकार हैं, कैसे देख लीजिए। जूनियर और सीनियर नेशनल कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025-26 में 25 अप्रैल से 3 मई 2025 तक पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी, ठीक। और पुरुष वर्ग की स्पर्धाएं जो है 25 से 28 अप्रैल 2025 तक हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, औद्योगिक पुनर्गठन के दौरान श्रमिकों को सुरक्षा जाल यानी सेफ्टी नेट प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा के लिए 1992 में भारत सरकार द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी, ऐसा प्रश्न आया था। तो देखिए विकल्प है आपके सामने, ऑप्शन है एम्प्लॉयज़ ऑफ प्रोविडेंट फंड यानी कर्मचारी भविष्य निधि, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष, सार्वजनिक भविष्य निधि, और तक श्रमिक कल्याण कोष। तो इसका जो ऑप्शन बी है क्या है, वो ऑप्शन बी क्या है, राष्ट्रीय
नवीनीकरण कोष यानी नेशनल रिन्यूअल फंड, ठीक ना। अब देखिए कि औद्योगिक पुनर्गठन के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा जाल प्रदान करने उनके हितों की रक्षा के लिए 1992 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष यानी नेशनल रिन्यूअल फंड NRFP की स्थापना की गई थी, ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए आधुनिकीकरण था कि तकनीक उन्नयन और बीमार इकाइयों को बंद करने के कारण स्थापित होने वाले श्रमिकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, ठीक ना, के तहत सहायता प्रदान करना था, ठीक। और क्या है, और क्या, इन्हीं प्रभावित श्रमिकों को परामर्श पुनः प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन की सुविधा प्रदान करना ताकि वे नए क्षेत्रों में काम पा सकें, ऐसा था, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टान से बना है। तो आपके सामने ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, ठीक ना। तो ये बना किससे, बेसाल्ट से, पत्थर से, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब देखिए दक्कन पठार बेसाल्ट चट्टानों से बना है। बेसाल्ट एक बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान होने के कारण इसकी संरचना बहुत महीन होती है, ठीक ना। और दक्कन पठार खनिज भंडारों और कुछ बहुमूल्य पत्थरों से समृद्ध है। और क्या है, पठार का उत्तर पश्चिमी भाग लावा प्रवाह या आग्नेय चट्टानों से बना है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यह इस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी प्रांतों में से एक बन गया है, ठीक ना। और दक्कन पठार एक त्रिकोणीय भूभाग है। दक्कन पठार सबसे बड़े प्रायद्वीपीय पठार है जो लगभग क्या है, लगभग 4,22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक, क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत के भूभाग का लगभग 43% हिस्सा है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यह पठार दक्षिण भारत में 1,000 मीटर और अधिक, उत्तर भारत में 100 मीटर तक ऊंचा उठता है, ठीक ना। इस पठार में कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार और कावेरी सहित कई नदियाँ बहती हैं और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक ना। इनमें से अधिकांश नदियाँ अरब सागर के निकट से निकलती हैं और अंततः बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, ठीक ना। और यह पहाड़ी क्षेत्र 8 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक। कौन कौन है वो, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु आदि शामिल हैं, ठीक। अगला प्रश्न था कि तेज आंधी तूफान के दौरान झोपड़ियाँ या टीन की छत क्यों उड़ जाती है। देखिए ये प्रश्न आ गया आपका फिजिक्स से, ठीक ना, जिससे ठीक। तो ऐसा क्या होता है, तो ये जो है बर्नौली प्रमेय के पर आधारित प्रश्न है, ठीक ना। तो आपके सामने ऑप्शन है तेज हवाएं छत के ऊपर हवा का दबाव बढ़ा देती हैं, ठीक ना, ये प्रश्न है। और अगला प्रश्न है तेज हवाएं छत के ऊपर दबाव कम कर देती हैं। अगला है हवा छत को ज़मीन की ओर नीचे धकेलती हैं। अगला प्रश्न है झोपड़ी के हवा का कोई दबाव नहीं होता। इसका जो ऑप्शन आप लोग देख रहे थे बी, देखिए जब तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है कि तेज़ हवा जो तो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो वेग होता है यानी हवा यानी वेग, वायु के वेग जो है वो होता है दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी विकृत अनुपाती होता है, ठीक है। यानी अगर क्या है वेग यानी हवा की स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक ना, वेग ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा, ठीक है। जब अब यहाँ पर देखिए ये जो छत होती है ना, किसी भी टीन वाली छत होती है ऐसे, ठीक ना, ऐसे, तो यहाँ ऊपर क्या हवा तेज़ चलती है, जब तेज़ आंधी तूफान आता है तो ऊपर तेज़ चलती है और जब वायु तेज़ होगी तो दाब कम होगा, दाब कम होगा तो ऊपर उड़ जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार जो है ये उड़ जाती है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक ना। आइए अब देखते हैं इसका। अब देखिए तूफान के दौरान झोपड़ियों की छतें उड़ने का मुख्य कारण है भौतिकी के बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। अब मुख्य कारण देख लीजिए क्या है कि हवा की गति और दबाव जो है, जब तेज आंधी चलती है तो छत के ऊपर की हवा गति बहुत अधिक होती है। बर्नौली सिद्धांत के अनुसार जहाँ हवा गति अधिक होती है वहाँ दबाव क्या होता है, कम हो जाता है। अभी हमने बताया कि जो वी है वो प्रोपोर्शनल होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। फिर क्या झोपड़ी के अंदर हवा स्थिर होती है इसलिए वहाँ दबाव तो सामान्य रहता है, ठीक ना। छत के ऊपर का दबाव कम तो नीचे दबाव अधिक होने के कारण ये कारण एक ऊपर की ओर खिंचाव पैदा करता है, ठीक ना।
तो आप लोग याद करें। यही जो है प्रमेय जब आप कभी ट्रेन के पास से गुजरते हैं, किसी भी ट्रेन के पास से अगर पास में खड़े होंगे तो वहाँ पर हवा तेज़ होती है, और जिससे क्या होती है, और आप जहाँ खड़े हैं उधर क्या तो दाब कम हो जाता है, तो आप ट्रेन की ओर चले जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, आया था कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्पर्श, टच, दबाव, तापमान, दर्द जैसी संवेदी सूचनाओं को संशोधित करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो आपके सामने ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, हाइपोथैलेमस। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, ठीक ना, सेरिब्रम या पैरिएटल लोब, ठीक ना। और देखिए अब देखिए इसको थोड़ा सा कि पैरिएटल लोब जो है यह मस्तिष्क के ऊपरी मध्य भाग में स्थित होता है। इससे क्या है सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स होता है, जो शरीर से स्पर्श, दबाव, तापमान और दर्द के संकेतों को प्राप्त करता है और उनकी व्याख्या करता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिए। अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है देख लीजिए इसको भी। यह मुख्य रूप से संतुलन, मुद्रा यानी पोस्चर और स्वैच्छिक गतियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। मेडुला ऑब्लांगेटा का काम क्या है, यह मस्तिष्क सिस्टम का हिस्सा है और ये हृदय गति, श्वास और निगलने अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक। और हाइपोथैलेमस का क्या कार्य, शरीर के तापमान, भूख, प्यास और हार्मोन स्राव जैसी स्वचालित शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक। अगला प्रश्न था दोस्तों कि 2002 में परिसीमन आयोग द्वारा तैयार की गई नई सीमाओं का उपयोग करके चुनाव कराने वाला भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो आपके सामने ऑप्शन है, देख लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर वो कर्नाटक है, ठीक ना, ठीक ना। अब देखिए कर्नाटक 2002 में परिसीमन आयोग द्वारा तैयार की गई नई सीमाओं का उपयोग करके 2008 में चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक ना। क्या है कि हाल ही जनगणना के आधार पर परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य विभिन्न विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाना है। वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा को परिसीमन 2001 के जनगणना के आधार पर परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न था कि स्ट्रेन कायर की पुस्तक, ठीक ना, स्प्रिट, यहाँ पे स्ट्रेन कायर नहीं है, स्प्रिट नाइट्स, ठीक ना, स्ट्रीन कायर्स्टिकी की पुस्तक जो है स्प्रिट नाइट्स निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है। आपके सामने ये लिखा था कि डरावनी ऐतिहासिक उपन्यास, कल्पना और लोक कथा की विज्ञान कथा। तो दोस्तों ये क्या है, ये है कल्पना यानी फैंटेसी और फोल्कलोर यानी कल्पना और लोक कथा है, ठीक। अब देखिए कि यह पुस्तक नागालैंड की लोक कथाओं, ठीक ना, और मौखिक परंपराओं पर आधारित है। इसमें से एक ऐसी दुनिया का वर्णन है जहाँ अंधेरा छा जाता है और लोग अंधे हो जाते हैं, और एक युवा लड़का अपनी दादी की बुद्धि मान मानवता को बचाने की कोशिश करता है। और यह मुख्य रूप से जादुई काल्पनिक लोक कथा श्रेणी में आते हैं, ठीक। तो आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न था कि लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या है। ये पॉलिटी से प्रश्न है। लोकतंत्र कहाँ, जहाँ पर जनता का शासन हो वही लोकतंत्र। आप लोग तो बचपन से इसको पढ़े होंगे। इसका जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। जहाँ जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन हो वहाँ पर क्या है, लोकतंत्र है, ठीक ना। तो आप लोग ये कथन किसका था, तो ये कथन आप लोग याद रखेंगे, ये अब्राहम लिंकन का था जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। तो लोकतंत्र जो है भागीदारी केवल वोट देने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार के कार्यों की आलोचना करना, आंदोलनों में भाग लेना और ग्राम सभा या स्थानीय निकायों के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा बनना भी शामिल है। आप भारत के निर्वाचन आयोग को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मतदाता पंजीकरण करा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि थार मरुस्थल की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है, ऐसा प्रश्न था। तो ऑप्शन थे आपके अधिक वर्षा, घनी वनस्पति, रेत के टीले, 12 मासी नदियाँ, ठीक है। तो रेत के टीले तो आप लोग जानते ही। अगला प्रश्न, थार मरुस्थल जो बहुत कम वर्षा वाला, 150 में से भी कम वर्षा होती, इसलिए विकल्प एक जो है वो गलत था, ठीक ना। विकल्प बी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ की जलवायु शुष्क और वनस्पति का आवरण न्यूनतम होती है, ठीक ना। और डी क्यों गलत था, यहाँ केवल एक छोटी नदी लूनी है जो समुद्र तक नहीं पहुँचती, बल्कि ये इसी में समाप्त हो जाती है, यानी मरुस्थल में, ठीक। थार मरुस्थल एक प्रमुख और व्यापक, रेत के टीले थार मरुस्थल के एक प्रमुख और व्यापक रूप से पाई जाने वाली स्थलाकृति है
जो विशेष रूप से पश्चिमी भाग में यहाँ से सेब बनते हैं, ठीक है। और ये वाराखान अर्धचंद्र का टीले हैं। अगला प्रश्न था दोस्तों कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो दोस्तों ये होता है जाइलम के द्वारा, ठीक ना। जाइलम के द्वारा होता है किसका, जल का। और जो भोजन का जो परिवहन होता है वो होता फ्लोएम के द्वारा, ठीक ना। इसमें होता भोजन का, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक। जो भोजन का परिवहन होता है वो नीचे, ऊपर से नीचे की ओर होता है, क्योंकि भोजन जो है जैसे मान लीजिए वृक्ष है, तो यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य से पत्तियों से भोजन बनाते हैं पेड़, तो ऊपर से नीचे पर आता है। लेकिन जल क्या है, जल नीचे से जड़ के माध्यम से जाता है ऊपर की ओर, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं, जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, जल का परिवहन करते हैं। फ्लो से फ्लोयम, फ्लो से एफ से फूड, फूड या फूड मतलब होता है भोजन। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों था कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ प्राकृतिक अर्धचालक सुचालक के रूप में कार्य करता है, अपनी ऊंचाई और रस शेप के कारण बिजली गिराने सबसे अधिक संभावना रखता है। तो वो कौन है दोस्तों, तो वो है आपके सामने ये ऑप्शन थे, आम का पेड़ है कि नीम का पेड़ है कि वड का पेड़ है कि ताड़ का पेड़ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ताड़ का पेड़ है, ठीक ना। कौन सा, ताड़ का पेड़। तो आप लोग इसको याद रखिए। वैज्ञानिक कारण क्या है ताड़ के पेड़ का, अक्सर अन्य पेड़ों की तुलना में बहुत ऊंचे होते हैं, जिससे बादलों के सबसे करीब होते हैं। इनमें से मौजूद नमी और रस बिजली के ज़मीन तक पहुंचने के लिए एक आसान रास्ता बन जाता है, प्रदान करता है, जिसके कारण इन्हें अक्सर प्राकृतिक तड़ित चालक माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है राजा चोल, विजयालय चोल, राजेंद्र चोल और कारिकल चोल, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो क्या है, ये ऑप्शन जो है विजयालय चोल है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा। और तंजौर जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी। विजयालय को चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक ना। वह प्राचीन चोलों के एक सरदार थे और 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में सत्ता में आए, ठीक ना। उन्होंने 1850 में मुस्तैद और सफलतापूर्वक तंजौर, यहाँ पर लिखा ना तंजौर इनकी राजधानी, कब्जा कर लिया और सिर्फ अपनी राजधानी बनाया, ठीक ना। आप लोग विजयालय ने चोल साम्राज्य की नींव रखी, जो बाद में राजा प्रथम राजेंद्र चोल जैसे शासकों ने आधीन को विकसित किया हुआ, ठीक ना। और क्या है, उन्हें शासनकाल के ने सदियों गुमनामी के बाद भी चोल पुनरुत्थान की शुरुआत की चिन्हित किया, ठीक ना। आप लोग याद रखें, घोल नहीं सर वो चोल है, ठीक ना। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश किस पीटक में संकलित है, ठीक ना। तो आपके सामने थे विनय पीटक, बी ऑप्शन था सूत पीटक, और सी का था अभिधम्म और बुद्ध चरित्र। तो इसका जो बी सूत पीटक, ठीक ना। बी जो है आप लोग याद रखिए सूत पीटक है, आप लोग याद रखें। देखिए बुद्ध की शिक्षा मुख्य रूप से सूत पीटक में संकलित है। त्रिपीटक है बौद्ध में, तो सूत पीटक, विनय पीटक, ठीक ना, और क्या अभिधम्म पीटक। तो इसमें देखिए इसमें बुद्ध के धार्मिक और सिद्धांत और उपदेश शिक्षाएं दिए, तो यही ऑप्शन सही था। और विनय पीटक में क्या स्थिति, इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए एक संघ के नियम दिए गए थे, ठीक ना। और अभिधम्म में क्या है, इसमें बौद्ध दर्शन का एनालिसिस दिया गया था, यानी विश्लेषण दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ठीक। ऑप्शन थे 21, 24 और 27 और 30। तो कितने पदक जीते थे दोस्तों, ये 24 पदक, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कौन कौन जीते गए थे। तो ये हैं 8 गोल्ड और 10 रजत और 6 क्या है ब्रॉन्ज यानी कांस्य। तो कितने हुए 8, 10, 18, 6, 24 यानी 24 हुए, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मिले थे, ठीक ना। तो अगर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी पॉइंट BRP चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।